Welcome back in another session of 11th Business Studies classes. I am Shanawaz and आज की क्लास का हमारा टॉपिक है chapter number 6 that is going to talk about social responsibilities of a business and what are the business ethics. So let's understand the concept of social responsibility and business ethics. Now, this chapter plays a very important role for the students who are going to appear for law and who the students who are going to appear for कंपनी सेक्रेटरीज क्योंकि यही वो दो एरियाज हैं जहां पर कंपनी सेक्रेटरीज और लॉ की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है कंपनीज को क्योंकि लॉफुली अगर वो बिजनेस बिजनेस एथिक्स को फुलफिल नहीं कर रहे हैं या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो भी उनके ऊपर गवर्नेंस है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 अगर वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल नहीं करते हैं सो देर आर हाई चांसेस के कंपनी के ऊपर हाई पेनल्टीज चार्ज की जाती हैं और यहीं पे रोल आ जाता है एक सीएस का और एक लॉयर का जो कंपनी को इन सारी चीजों से बाहर निकाल सकता है। चलिए जानते हैं क्या होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इट इज an obligation to take those decisions and perform those actions which are desirable in terms of the objectives and the value of the societies। कहने का मतलब ये है कि ये बिजनेस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एवरी बिजनेस विच इज ऑपरेटिंग इन अ सोसाइटी। So we know that humans make society, but nowadays we know that companies are also a part of the society. So एक ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज कर रहा है तो ये उसके ऊपर उसका ऑब्लिगेशन है कि वो जो भी एक्शंस परफॉर्म कर रहा है वो सोसाइटी की वैल्यूज के साथ सोसाइटी के ऑब्जेक्ट के साथ अलाइंड होने चाहिए। अगर आप स्टैंड अलोन सिर्फ अपने प्रॉफिट मोटो पे काम करते रहेंगे और आप सोसाइटी की वैल्यूज एंड एथिक्स को वैल्यू नहीं करेंगे in the long run the society will reject you, the society will withdraw its cooperation for that business organization। Let's move forward। So यहां पर ये बोलते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप्स के लिए अलग अलग हो सकती है। सो बिजनेस क्योंकि एक सोशियो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है मतलब वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व है और साथ ही साथ उसे सोशल एक्टिविटीज भी करनी है। सो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं बिजनेस की डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के लिए चली जानते हैं। सो फर्स्ट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द स्टेक होल्डर्स इन्वेस्टर्स और द ओनर्स। तो अपने ओनर्स के लिए बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये बहुत जनरल सी बात है, ये बहुत एथिकल से चीजें हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको ये याद करने की जरूरत पड़ेगी, आप एक बार अगर इसको रीड कर लेते हैं और ये पूरी क्लास देख लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और आप खुद ही इन सारी चीजों को लिख कर आ सकते हैं। So पहला है to pay a fair return on their investments। Yes, so whosoever is the owner, whosoever is the investor, one is investing in your organization because he has an expectation कि वो जो भी capital invest कर रहा है organization के अंदर उस पे उसे fair returns मिलेंगे। Now what is the definition of fair returns here? That means कि company is earning, company is into super profits, company is into extraordinary profits even though the company is hiding इट्स रिटर्न फ्रॉम द ओनर्स। तो अगर ऐसा कुछ किया जा रहा है तो ये एथिकली गलत है। बट हाँ, इफ द कंपनी इज रनिंग इनटू लॉसेस तब खुद ओनर्स भी नहीं चाहेंगे कि उनको बहुत ज्यादा रिटर्न्स दिए जाए। सो दिस इक्वेशन ओनर्स ऑल्सो अंडरस्टैंड कि इफ देर आर प्रॉफिट्स then only we can get the dividends and the interest. If there is no profits we cannot demand the returns। Second is to ensuring the safety of their investments because these people आर द की पीपल ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। इनके पूरे कैपिटल के ऊपर ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। तो अगर आपने इनके इन्वेस्टमेंट्स को इनकी कैपिटल को मिसयूज किया, प्रॉपर यूटिलाइज नहीं किया, गलत जगहों पे और गलत तरीके से खर्च कर दिया, इट मीन्स आपने उनका ट्रस्ट ब्रेक कर दिया। बिकॉज इन्वेस्टिंग इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू हैव करेज। ये ओनर है जिसने ये रिस्क लिया है कि वो अपना इतना ह्यूज सम आपको कैपिटल के फॉर्म में देता है बजाय उसके जबकि उसके पास बहुत सारे और न्यूमरस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं। सो ही कुड हैव इन्वेस्टेड हिज मनी इनटू बैंक्स, ही कुड हैव डन अ फिक्स्ड डिपॉजिट, ही कुड हैव टेकन शेयर्स ऑफ सम अदर कंपनी, बट उसने रिस्क लिया और इस ऑर्गेनाइजेशन में अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। सो ये ऑर्गेनाइजेशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है रादर,
टू मेक इंश्योर टू गिव हिम अ सेफ्टी इंश्योरेंस दैट कि हम आपके इन्वेस्टमेंट्स को मिसयूज नहीं करेंगे. Provide regular, accurate, and full information about the working of the business. Yes, definitely. ये तो हमें वैसे भी करना चाहिए अगर ये बात नहीं भी बोली जाएगी. Because owners have 100% rights to know what is happening inside the organization. तो अगर आप ओनर को गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, फेयर इंफॉर्मेशन नहीं बता रहे हैं, पूरी बातें नहीं बता रहे हैं, दैट द कंपनी इज इनटू लॉसेस, और कंपनी के जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर कोई चेंजेस आ गए हैं, कंपनी के की जो अभी करंट फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, अगर ये सारी बातें नहीं बताई जा रही हैं ओनर्स को, तो ये भी एथिकली गलत है. ये आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ब्रेक कर रहे हो. और अगर उनको ये बात पता चली आगे जाके, क्योंकि आज नहीं तो कल उनको पता चलेगा ही चलेगा कि कंपनी सही कर रही है या गलत कर रही है, क्योंकि कंपनी के डिसीजंस कहीं ना कहीं एक्शंस में कन्वर्ट होंगे. एंड व्हेन दोज एक्शंस आर अननोन टू द इन्वेस्टर्स, दे विल स्टार्ट withdrawing their money from the organization, and eventually the organization will die out of funds. And last, to maximize the shareholders' wealth, that is increased in the value of shares. And this must be I'll say, this must be a kind of objective of the organization, that the organization should not only ensure the safety of the investment, but the long term objective of the organization should be whosoever has invested the money into the organization, उसका वेल्थ आगे जाके इंक्रीज हो, उसके शेयर्स का प्राइस आगे जाके इंक्रीज होना चाहिए. क्योंकि हम जब लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो हम किसी पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात नहीं करते हैं. ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके ऑर्गेनाइजेशन पे पैसा लगाकर एक टाइप से एक स्पेकुलेशन किया हुआ है. उन्होंने एक अनएक्सपेक्टेड एरिया में पैसा लगाया है, जबकि कि उनके पास ऑप्शंस थे कि वो बैंक्स में इन्वेस्ट करते, वो और जगह इन्वेस्ट करते. सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर शुड ऑलवेज गो अप इन द लॉन्ग रन. कंपनी ऐसा कोई एक्शन ना ले जिससे इनकी शेयर प्राइसेस भी डिक्रीज हो जाए. इसके अलावा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे वर्कर्स और एम्प्लॉयज के लिए भी बनती है, जो कि अगेन बहुत ही जेनरिक है. ये मुझे नहीं लगता कि ये सारी बातें जो है वो आप पहली बार सुन रहे हैं या देख रहे हैं. ये सब आपको पता ही है, जैसे कि पेइंग फेयर वेजेस एंड सैलरीज टू द वर्कर्स. यस, हमें कभी भी किसी वर्कर और एम्प्लॉय के बीच में डिफरेंशिएशन नहीं करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन और जेंडर और एज, समथिंग लाइक दैट. ये पैरामीटर्स नहीं होने चाहिए. रादर द पैरामीटर शुड बी, इफ द पर्सन इज परफॉर्मिंग गुड, he should be remunerated accordingly, and if the person is not performing his task or her task, जो भी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, वो अगर नहीं कर रहा है तो फिर उसकी वेजेस उस तरीके से होनी चाहिए. और ये तो हमें 12th में पढ़ना भी है. पीस मेल जो होता है, पीस मील वेज डिस्ट्रीब्यूशन एक कॉन्सेप्ट है, 12th में भी आप लोग पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज में. इसके अलावा राइट काइंड ऑफ वर्किंग कंडीशंस भी देना बहुत जरूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर एक फैक्ट्री की बात करो, फैक्ट्री में बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई है और वहां पे एग्जॉस्ट फैंस नहीं लगे हैं, प्रॉपर वॉशरूम्स नहीं है, सिटिंग एरियाज नहीं है, लंच एरियाज नहीं है, जो वर्कर्स हैं वो ह्यूमंस हैं, एंड ह्यूमंस हैव सम बेसिक नीड्स. तो अगर आपने उनका ध्यान नहीं रखा, एंड दे आर स्पेंडिंग 8 to 10 आवर्स इनसाइड द प्रमाइसेस ऑफ द कंपनी, तो अगर उस प्रमाइसेस में ह्यूमंस के हिसाब से चीजें नहीं है, तो आप कितना ही अच्छा रेम्यूनरेशन दे दो, दे आर नॉट गोइंग टू स्टे बैक, and their efficiency will decrease, their cooperation will decrease, their trust will decrease. साथ ही साथ इसके अलावा आपको उनको मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशन टू चिल्ड्रन एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी देना चाहिए. सो अ पर्सन who is going to he is ready to give his 30-40 hours of life to your organization, तो ऑर्गेनाइजेशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसके बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो पाए, वो जिस एरिया में रह रहा है, जहां पे भी एम्प्लॉयज रह रहे हैं, वहां पे प्रॉपर एजुकेशन स्कूल्स हो, फैसिलिटीज हो, बैंक्स हो, मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हो उनके वर्कर्स के लिए. क्योंकि जनरली जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो बड़ी बड़े फैक्ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो एकदम आउटस्कर्ट्स में होते हैं, रूरल एरियाज में होते हैं, और वहां पे आके कोई इंसान अपनी आपके साथ जॉब करने के लिए रेडी अगर हो रहा है, सो दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि उसको प्रॉपर फैसिलिटीज वहां पे प्रोवाइड करवाई जाए. इसके अलावा टू डेवलप देयर स्किल्स थ्रू ट्रेनिंग एंड एजुकेशन. That means कि if a person is willing to grow, and every employee of the organization, no one wants to stay in the same position for regular years. Everyone is looking for growth and development.
तो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में उसकी ग्रोथ रुक जाएगी तो आगे जाके आपकी कंपनी को स्विच कर देगा। जो नुकसान ये होगा कि यू हैव डेवलप्ड द टैलेंट, बट दैट टैलेंट विल बी यूज्ड बाय योर कॉम्पिटिटर एट टाइम्स। सो कंपनीज का ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने जो स्किल्ड लेबर है, ऐसा ऐसा एम्प्लॉय है जो बहुत एंथुजियास्टिक है, जो बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड है, उसको टाइमली ट्रेनिंग्स देना, उसके स्किल्स को और शार्प करना, उसको एजुकेट करना, और उसको उस तरीके से प्रमोशंस फैसिलिटीज भी देना चाहिए। इसके अलावा है डेमोक्रेटिक राइट्स को रिस्पेक्ट करना। यस, एट टाइम्स वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में कई बार चीजें सीधी सीधी नहीं बैठती हैं। कई बार मैनेजमेंट के बहुत सारे एक्शंस वर्कर्स नहीं समझ पाते, इंटरप्रिटेट नहीं कर पाते, गलत इंटरप्रिटेशंस ले लेते हैं, एंड दे गो ऑन स्ट्राइक्स, दे गो ऑन काइंड ऑफ लॉकआउट। ये सारी चीजें भी होती हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। सो दिस इज अगेन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट टू रिस्पेक्ट देयर राइट्स, टू रिस्पेक्ट, टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स, और ये जानना कि अगर आपकी कोई पॉलिसी से उनको प्रॉब्लम है तो आप उनके डेमोक्रेटिक राइट्स को यूज करते हुए उनके साथ बैठकर एक हल निकाले, एक सोल्यूशन निकाले। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं आपकी, आपके वर्कर्स और एम्प्लॉयज के लिए। साथ ही साथ हमारे कंज्यूमर्स, जो कि हमारे मेन कर्ता धर्ता है, जिनकी वजह से हमारी कंपनी चलती है, क्या उनके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है? डेफिनेटली है। सबसे पहली बात, टू सप्लाई द राइट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस। आप खराब क्वालिटी के गुड्स हाई प्राइस पे नहीं बेच सकते, और आप लो प्राइस पे खराब क्वालिटी के गुड्स बेचोगे तो आपकी खुद गुडविल डैमेज हो जाएगी आगे जाके। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी शुड बी ऑलवेज टू to grow the quality of the product, and to always provide the right product at a right price। अगर इसके ऊपर आप रिसर्च नहीं कर रहे हैं, आप वही क्वालिटी का प्रोडक्ट हर साल देते हैं और उसका प्राइस बढ़ाते जाते हैं, इट मींस यू आर चीटिंग योर कंज्यूमर्स। आज नहीं तो कल वो अपना कॉपरेशन, अपना सपोर्ट और आपकी सेल्स को कभी भी गिरा सकते हैं। तो अगर आप अपग्रेड नहीं कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, अपनी क्वालिटी इंप्रूवमेंट के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, क्वांटिटीज पे काम नहीं कर रहे हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको compete करने वाले ऐसे 10 ब्रांड्स आ जाएंगे जहां पर आपके कस्टमर्स मूव हो जाएंगे। सो इसमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये तो आपकी ऑब्लिगेशन ही है, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप खुद ही मार्केट से बाहर हो जाएंगे। वी हैव अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ नोकिया, व्हेन द पब्लिक वाज रनिंग आफ्टर नोकिया सेल फोन्स, एंड the technology era, the technology world was changing, the touch screen technologies was invented, was launched. I remember 2007 iPhone was launched with a single key and a touch screen with a different software integration, बट स्टिल नोकिया उस टाइम जब वर्ल्ड लीडर था, मार्केट लीडर था, उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। वो सेम टेक्नोलॉजी के सेलफोन्स, सेम क्वालिटी के सेलफोन्स बेचते रहे, लगातार बेचते रहे। उन्हें कई बार वार्निंग साइंस मिले, इवन सैमसंग अपग्रेडेड टू द एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म्स, गूगल केम टू नोकिया that can you buy my Android, are you able to launch the Android with me? Google was there to give them a deal एट अ वेरी चीपर प्राइस के नोकिया के सेलफोन्स हो गया और उसके अंदर एंड्रॉइड का सॉफ्टवेयर होगा। बट उसके बावजूद नोकिया इस चीज को नहीं रीड कर पाया, एंड यू वी ऑल नो रेस्ट इज द हिस्ट्री। और आज नोकिया एक हिस्ट्री बन के रह गया है। सो दिस इज अ वेरी राइट एग्जाम्पल of not supplying the right quality and right quantity of goods at reasonable prices। उसके बाद है ensuring regular and adequate supply of products। Definitely ये एक कंपनी का मोटो होना चाहिए, उनका प्राइम कंसिडरेशन होना चाहिए, दैट if they are into some products, if they are into some tangible goods, तो वो राउंड द क्लॉक, राउंड द ईयर अवेलेबल होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने राइट टाइम पे जब डिमांड है तब गुड्स को सप्लाई नहीं किया तो उसके बाद आपका मार्केट वैसे ही श्रिंक हो जाएगा। पीपल आर नॉट गोइंग टू बाय फ्रॉम यू। जब तक कस्टमर्स को रिक्वायरमेंट को आप लोग फुलफिल नहीं करेंगे तो फिर कस्टमर्स आपका सामान खरीदेंगे क्यों? अब देयर आर एन नंबर ऑफ कंपनीज जिनका आधे से ज्यादा सामान आउट ऑफ स्टॉक रहता है, एक टाइम तक कस्टमर वेट करेगा, एल्स ही विल स्विच टू ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। सो दिस इज नथिंग बट अ डायरेक्ट लॉस टू योर कंपनी। इसका भी बहुत ध्यान रखना जरूरी है। उसके बाद है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करना चाहिए, जैसे होर्डिंग, एडल्ट्रेशन, ब्लैक मार्केटिंग, अंडरवेइंग, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। अब ये भी बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि इफ यू आर इनटू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, so there are n number of associations and authorities by the government of India who are directly keeping a check on your company। और अगर आप एक भी बार पकड़ जाते हैं इन सारी चीजों में,
सो उसका डैमेज इतना बड़ा होता है कि फिर आप उससे कभी उभर नहीं पाते हैं। एंड वी हैव सीन एन नंबर ऑफ ब्रांड्स डूइंग दिस। सो कोई भी अनफेयर प्रैक्टिस में अगर आप पकड़े जाएंगे, सो आप अपना करंट कस्टमर बेस तो लूज करेंगे ही करेंगे, बट फ्यूचर में भी आपको नए कस्टमर्स बनाने में बहुत दिक्कत जाने वाली है। योर कंप्लीट गुडविल, योर कंप्लीट हिस्ट्री, योर गुड हिस्ट्री will be deleted just because of that one unfair trade practice. So please, being a company, we should avoid doing such things also. And informing about the new products and new uses to the existing customers also. Yes, आप अगर कस्टमर्स को ये नहीं बताओगे कि आपने नए प्रोडक्ट्स क्या लॉन्च किए हैं, उनके नए यूजेस क्या हैं, तो कस्टमर्स आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड योर फिलोसफी। अगर आप उनको वही पुरानी चीजें बेचते रहे, उन्हें टाइमली कम्युनिकेशन नहीं किया गया, उनको एजुकेट नहीं किया गया कि आपने क्या क्या नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, तो एक कंपनी जिसका रिसर्च के ऊपर ध्यान नहीं है, जो नए नए प्रोडक्ट्स नहीं लेकर आती है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो मार्केट से खुद ब खुद बाहर हो जाती है। सो पीपल वांट्स टू हैव न्यू थिंग्स। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बदल रही है, जिस तरीके से ह्यूमन लाइफ बदल रही है, उस तरीके से आपके प्रोडक्ट्स का यूज भी बदलेगा। आपको भी अपने प्रोडक्ट्स को अपग्रेड करना ही पड़ेगा, और अगर आप ये सारी चीजें नहीं कर रहे हैं, तो आप कितनी अच्छी कंपनी हो, आगे जाके आपको बाहर कर दिया जाएगा मार्केट से। टू हैंडल द कस्टमर्स ग्रीवेंसेस प्रॉम्प्टली, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके कस्टमर्स आपसे किसी चीज में उनको इश्यूज हैं, उनको प्रॉब्लम्स हैं, और आपने एक प्रॉपर कस्टमर केयर सेंटर नहीं सेटअप किया है, या आप उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करते हैं, सुनते नहीं हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आगे जाके लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, आपकी गुडविल खराब होने लगेगी, और फिर कंज्यूमर्स आपसे आपके प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आप आफ्टर सेल सर्विसेज ही नहीं देते हैं। एंड देयर आर अगेन मेनी कार कंपनीज इन इंडिया कमिंग अप विथ मेनी न्यू प्रोडक्ट्स, बट वो बहुत अच्छा नहीं कर पाती हैं। रीजन भी उनकी आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं है कंट्री के अंदर उतनी स्ट्रॉन्ग जितनी की लोगों को चाहिए होती है। सो दिस शुड ऑल्सो बी वन ऑफ द की एरिया जहां पर कंपनी को इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वो कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को, कंप्लेंट्स को टाइमली हैंडल करे और सॉल्व भी करे। चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? Again, first of all, if you are into a country, if you are working in operating in India, so you have to abide by the laws and all the rules and regulations made by the government of India. और अगर आपने उन लॉज को रिस्पेक्ट नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो आपके ऊपर पेनल्टीज लग जाएंगी, आपको बैन कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। टू पे द टैक्सेस रेगुलरली एंड ऑनेस्टली, ये तो आपको बाय डिफॉल्ट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट खुद चेक करके, ऑडिट करके अपना पैसा निकाल लेगी आपसे। टू बिहेव एज अ गुड सिटीजन, एक्ट अकॉर्डिंग टू द वेल एक्सेप्टेड वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी। Yes, now this is for a company. Now we all know that company is an artificial person, but yes, the company represent a society. Company is a part of society. So if the society is not appreciating your actions, you are not respecting the culture of the society, the values of the society. For example, in India we talk about, like, for us, we say rivers are our mothers. We treat rivers like our mothers, and a particular company is not abiding with that culture. It is disrespecting the resources of the country. So in a country where we worship mountains, we worship rivers, we worship animals, and the company is not behaving like that, accepting your culture, so that company will be boycotted or rejected by the people of India. Because अगर आप उनकी उन सोसाइटी में जहां पर आप काम कर रहे हैं, जहां पे आप रह रहे हैं, आप अगर उसकी वैल्यू नहीं करेंगे, तो फिर लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, और लोग वैल्यू नहीं करेंगे तो आपकी सेल्स भी नहीं होने वाली है। उसके बाद है नेचुरल इन्वायरमेंट को बचाना, बैड इन्फ्लुएंट को, स्मोकी चिमनीज, अगली बिल्डिंग्स, डर्टी वर्किंग कंडीशंस, इन सबको अवॉइड करना। वही जाहिर सी बात है कि कंपनीज आर द मेन कल्प्रिट इन डूइंग द पोल्यूशन। ये तो हम सभी जो लोग जानते हैं, जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, जितना बड़ा प्लांट, उतना ज्यादा पोल्यूशन होता है। तो ये भी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो पोल्यूशन को रोक नहीं पा रहे, तो कम से कम उसको खत्म करें, या कम करने के लिए कुछ और सेकेंडरी एक्शन करें, या फिर वो इस तरीके की चीजों को इंटीग्रेट करें, इस तरीके की टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करें जिससे पोल्यूशन ना हो, एनवायरमेंट प्रॉपर रहे, सेफ रहे, हेल्दी रहे। To develop proper image in the society through continuous interaction with the various group of people. Now, this is also coming from the cultural point of view, that every culture has a different set of values, and the culture is, the whole society is divided into different sections. So
एक सोसाइटी के अंदर काम करने का मतलब ये भी होता है, एक अच्छी कंपनी बनने का मतलब ये भी है कि आपको सोसाइटी के अंदर जितने भी सेक्शन है सबका बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगेन अगर आप किसी सेक्शन के साथ बायस हो जाएंगे तो अगेन इम्पैक्ट यही होगा लॉन्ग रन में, सोसाइटी विल थ्रो यू आउट फ्रॉम द मार्केट। आप उस पर्टिकुलर सेक्शन से कितना बिजनेस अर्न कर लेंगे अगर आप बाकी सेक्शंस को इग्नोर करते हैं तो ये सारी चीजें हैं जो कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स हमारी कंपनीज के, टुवर्ड्स द गवर्नमेंट एंड टुवर्ड्स द कम्युनिटी। अब बात करते हैं कि क्यों सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना जरूरी है। व्हाट आर द केसेस, व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या ये एक ऑर्गेनाइजेशन को करना भी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, हमने तो ये बात कर ली। करना चाहिए कि नहीं चाहिए, इसका फायदा है या इसका नुकसान है, चलिए ये हम जानते हैं इस पर्टिकुलर स्लाइड के साथ। So, what are the arguments for social responsibility? So, let's start with the first point, that is justification for existence and growth. Yes, for every company, for every kind of organization, in order to grow, in order to develop, you have to value the society, you have to take care of the interest of these groups, that is your owners, your employees, your customers, and your communities. So if you're taking care of these particular groups, by default you'll be growing into the long run। अगर आप इन सबके इंटरेस्ट का प्रॉपर ध्यान रखते हैं, सो इट विल मेक श्योर, दीज पीपल विल मेक श्योर कि ये आपको कोऑपरेट करेंगे, और बिकॉज ये आपको कोऑपरेट करेंगे you'll be getting your growth on time। So we have seen a number of brands जिन्होंने इस चीज का बहुत ध्यान रखा है, and today they are the market leaders। You talk about Google, we talk about Microsoft, we talk about Yahoo, or we talk about Facebook, all these groups. So they are very precise in taking care of these particular social responsibilities, and they take extra care of their owners, their employees, their customers। They keep on doing research what these groups want। So अगर आप प्रोडक्ट से ज्यादा इन 5-6 ग्रुप्स के ऊपर ध्यान दें कि आपके एम्प्लॉयज को क्या चाहिए, आपके कस्टमर्स को क्या चाहिए, आपको आपके ओनर्स आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और आपकी सोसाइटी आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है, बाय डिफॉल्ट यू विल बी डेवलपिंग योर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। Long term interest of the firm? Definitely yes, because in order to stay in the society in the long run, not only the profits will matter, but your behavior with the society is going to play a very vital role in your long run growth। आप कितना भी प्रॉफिट अर्न कर ले, प्रॉफिट्स आपको 1 साल 2 साल 3 साल 5-10 साल तक का जस्टेशन दे देंगी, बट अगर सोसाइटी ने अपना कोऑपरेशन विथड्रॉ कर लिया, you're going to die in next 12 months। And again we have seen a number of brands जिनके प्रॉफिट्स बहुत अच्छे थे, बट सोसाइटी के कोऑपरेशन ना मिलने से वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। सो इट कैन हैपन विथ एनी ब्रांड। अगर आप सोसाइटी में लॉन्ग रन टिकना चाहते हैं, आप लॉन्ग रन तक अपने आप को पोजीशन करते हैं, सोसाइटी का इंटीग्रल पार्ट मानते हैं, देन यू हैव टू अबाइड बाय द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ दीज वेरियस ग्रुप्स, स्पेशली ऑफ द सोसाइटी। Government regulations, avoidance of government regulations. Every government regulation is a kind of nail on your freedom। Companies cannot operate with complete freedom because of these government regulations। So अगर government regulations हटा दी जाए तो कंपनी कितने अच्छे से काम कर पाएगी? जी हाँ, बट अब उनको हटा तो सकते नहीं है। सो अगर आप बीइंग अ गुड कंपनी, यू परफॉर्मिंग योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अकॉर्डिंगली, गवर्नमेंट भी अपने रेगुलेशंस आपके लिए थोड़े से फ्लेक्सिबल कर देती है, थोड़ी सी लीनियंट हो जाती है, जिसका ये फायदा मिलता है कि आप उन स्पेशल प्रिविलेज्ड कंपनीज की लिस्ट में चले जाते हैं जिन पे गवर्नमेंट का थोड़ा सा रवैया जो है वो सॉफ्ट है, एंड दिस गिव्स यू अ पावर टू आउट परफॉर्म। Let's talk about Coca-Cola, because Coca-Cola has done so many of social things। They're into very much into social responsibilities। They take proper care of their customers, their government, and different groups। You won't believe अमेरिका में Coca-Cola को काफी सारे privileges दिए गए हैं by the federal government। Availability of the resources with the business, yes,
अगर आप सोसाइटी के साथ अच्छा परफॉर्म करेंगे, आप उनकी वैल्यूज को वैल्यू करेंगे, आप वर्कर्स का प्रॉपर ध्यान दे रहे हैं, आप कस्टमर्स का प्रॉपर ध्यान दे रहे हैं, इनकम्प्लीट से अगर आप सोसाइटी का पूरा ध्यान दे रहे हैं तो सोसाइटी भी आपका ध्यान देती है। सोसाइटी से आपको रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। ये आपको नहीं भूलना चाहिए कि आपके एम्प्लॉयज उसी सोसाइटी का पार्ट है, आपके कस्टमर्स उसी सोसाइटी का पार्ट हैं, और आपके ओनर्स, आपके जो इन्वेस्टर्स हैं, दे आर ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द सेम सोसाइटी। सो ये जितने भी लोग आपकी कंपनी के की रोल्स परफॉर्म करते हैं, ये उसी सोसाइटी से आ रहे हैं। अगर आपने उस सोसाइटी का ध्यान नहीं दिया तो ये सारे रिसोर्सेज विथड्रॉ हो जाएंगे और इससे आपकी कंपनी जो है वो बंद हो जाएगी। बेटर एनवायरमेंट ऑफ डूइंग बिजनेस, अ सोसाइटी विथ लेसर प्रॉब्लम्स इज अ गुड प्लेस टू परफॉर्म बिजनेस, टू डू बिजनेस। अ कंट्री विच इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, वहां पर बिजनेस करना वैसे भी बहुत डिफिकल्ट होगा। सो अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रहते उस सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को दूर कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, कम कर देते हैं, बाय डिफॉल्ट लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, और इसका इंपैक्ट आपके बिजनेस को ही पड़ेगा। जितना ज्यादा सोसाइटी ग्रो करेगी उतना ज्यादा आपका बिजनेस ग्रो करेगा। Holding business responsible for social problems? Yes, almost for every social problem, we blame the business. There is unemployment due to business. We say there is pollution, it is again due to business. So for every kind of social problem, at times the business is hold responsible. Again, to erase these kinds of allegations, to erase these kinds of problems, you have to perform. If you do your corporate social responsibilities, you are taking proper care of your employees, you're giving them proper working conditions, you are taking care of your customers, you're providing them with the quality products at the right prices, you're paying the taxes on time, and also you're taking care of the environment. By default, all these I'll say allegations will be washed off from your brand name, and you will be into the good books of the society. So ultimately, after going through these points, we can say yes, that social responsibility is not just a matter of book or something like that. It has some logics also. अगर आप इन्हें परफॉर्म करते हैं तो ना सिर्फ सोसाइटी का भला होता है, इनडायरेक्टली ये आप ही हैं, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन ही है जो इसके फ्रूट्स को रीप करेगा. सो दैट इज व्हाई वी से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी is a must for every kind of organization. Let's move further. Let's move further. So now what is the role of business in environmental protection? अगर हम इसकी बात करते हैं, so business के क्या roles हैं environmental protection के लिए? वही है सबसे पहले कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, जो जो हाईएस्ट लेवल मैनेजमेंट है, वो इस तरीके का वर्क कल्चर बनाए जिससे इस तरीके के रूल्स बनाए, इस तरीके के रेगुलेशंस बना दे कि वो वही टेक्नोलॉजीज यूज करेंगे जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है और पोल्यूशन प्रिवेंशन करते हैं. सो बाय डिफॉल्ट कंपनी में ऐसा कल्चर डेवलप हो जाएगा, कंपनी का ऐसा नेचर हो जाएगा कि वो इन्वायरमेंट के बेटरमेंट के लिए काम करने लगेगी. इसके अलावा इंश्योरिंग दैट द कमिटमेंट टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज शेयर्ड थ्रू आउट द एंटरप्राइज ना. साथ ही साथ टॉप लेवल मैनेजमेंट को ये भी इंश्योर करना चाहिए बाय दैट एट एवरी लेवल ऑफ द कंपनी, दैट इट कैन बी लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, एट एवरी लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल्स हैं, जो एथिक्स हैं, दैट दे विल नॉट बी हार्मिंग द दे नॉट बी हार्मिंग द एनवायरमेंट. अगर ये वाली जो फीलिंग है ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन में फ्लोट कर दी जाएगी, सो बाय डिफॉल्ट द होल ऑर्गेनाइजेशन will shape up into a body which is environmental friendly. Developing clear cut policies, programs for purchasing good quality raw materials, employing superior technology, using scientific techniques, and so on. ना अब सिर्फ सोच लेने से, कमिट कर देने से तो होना नहीं वाला है, प्रोटेक्शन तो नहीं होने वाला है. तो करना क्या पड़ेगा? तो आपको टॉप लेवल मैनेजमेंट को यह भी इंश्योर करना पड़ेगा कि वो इस तरीके की टेक्नोलॉजीज बाय करें, इस तरीके के वेंडर से रॉ मटेरियल लें जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली का काम कर रहे हैं, इस तरीके का रॉ मटेरियल खरीदा जाए जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, इस तरीके की टेक्नोलॉजीज लगाई जाए जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, जो पोल्यूशन को कर्ब डाउन करें या कम प्रोडक्शन, कम जो है पोल्यूशन क्रिएट करें. और अगर कर रहे हैं तो उनको दूर करने के लिए भी उनके पास टेक्निक्स होनी चाहिए. कंप्लाइंग विद द लॉज एंड रेगुलेशंस बाय डिफॉल्ट, ये एक ऐसा पॉइंट है, अगर आप ये खुद कर देते हैं, अगर आप गवर्नमेंट ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं प्रिवेंशन के लिए, अगर आप कंपनी उसको ही फॉलो कर ले तो बाय डिफॉल्ट वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनती जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस में खुद ही इतनी सारी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप चाहकर भी पोल्यूशन
नहीं कर पाओगे। पार्टिसिपेटिंग इन द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स रिलेटिंग टू मैनेजमेंट ऑफ hazardous substances. Yes, if your company has already created the pollution, has already done the pollution, now this is again your responsibility that आप गवर्नमेंट के उन सारे प्रोग्राम्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें जिसके थ्रू आपने जो पोल्यूशन क्रिएट कर दिया है, जो आपने hazardous substance छोड़ दिए हैं रिवर्स में या लैंड पे, या जिस भी तरीके का आपका जो इंडस्ट्रियल वेस्ट निकल रहा है जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, ये कंपनी के मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर या स्टैंड अलोन ऐसे स्टेप्स लें, ऐसे प्रोग्राम्स बनाएं जिससे उन सारी चीजों को वापस खत्म किया जा सकता है। साथ ही साथ जो पोल्यूशन करने के बाद उन्होंने एनवायरमेंट को डैमेज किया है उसको वापस डैमेज कंट्रोल करने के लिए we can have a drive of plantation of trees. We can go for checking for deforestations. We can actively involve in all those programs where we can again restore the mother nature. इसके अलावा अरेंजिंग एजुकेशनल वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग मटेरियल्स टू शेयर टेक्निकल इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस विद द सप्लायर्स, डीलर्स, कस्टमर्स। जब आप एनवायरमेंट को सेव करने की बात करते हैं तो सिर्फ कंपनी अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कंपनी से जुड़े हुए वो सारे लोग जो कंपनी से का इंटीग्रल पार्ट हैं, कंपनी के मेजर ग्रुप्स में काउंट किए जाते हैं, कंपनी का ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन सारे लोगों को एजुकेट करे और उनको भी पुश करे एनवायरमेंट फ्रेंडली होने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने कस्टमर्स को अपनी ये फीलिंग पहुंचाना चाहते हैं तो आपको अपने कैंपेन्स के थ्रू, अपने एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स के थ्रू ये बताना पड़ेगा कि व्हाई आर यू शिफ्टिंग फ्रॉम पॉलीथीन्स और टू पेपर बैग्स और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज आप नहीं चाहते कि आप पोल्यूशन को हर्ट करें। तो अगर आप ये चीज अपने कस्टमर्स को समझाएंगे तो कस्टमर्स भी आपका साथ देने लगेंगे। इसी तरीके से अगर आप अपने सप्लायर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को, अपने एम्प्लॉयज को एजुकेट करें, उनको ये सारी चीजें सिखाएं कि वो भी एनवायरमेंट का बहुत ध्यान रखें और वो कंपनी के अंदर ऐसी कोई चीज ना लेकर आए जिससे एनवायरमेंट को हार्म होता है, या कंपनी के अंदर ऐसी कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट ना की जाए, या कंपनी को इस तरीके से प्रेशराइज ना किया जाए, नॉट बाय द कस्टमर्स, नॉट बाय द सप्लायर्स और द इन्वेस्टर्स, दैट द कंपनी हैज विल बी इन्वॉल्विंग इन दोज प्रोग्राम्स जहां पर एनवायरमेंट को डैमेज होता है। तो इस तरीके से ये कुछ एक्शंस हैं जिससे कोई भी बिजनेस जो है वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन होने से रोक सकता है और एनवायरमेंट को वापस रीस्टोर कर सकता है एंड प्रोटेक्ट भी कर सकता है। तो वो जेनरिक सी बातें हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज्यादा इसमें याद करने की जरूरत है। एक बार आप रीड करेंगे तो आप खुद ही 3 से 4 बातें तो आप खुद ही डायरेक्टली खुद लिख कर आ जाएंगे एग्जाम्स में। बट हाँ, याद रखें, जब भी मैं बार बार बिजनेस स्टडीज की बात करता हूं तो मैं आपको हर बार यही बताता हूं कि कभी भी डायरेक्टली पैराग्राफ में ना लिखें, अपने आंसर्स को हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, बुलेट्स में डिवाइड करके लिखें, आंसर को नीट रखें, कम लिखें पर टू द पॉइंट लिखें, और साथ ही साथ फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स का बहुत ज्यादा यूज करें। सिर्फ अगर आप आंसर्स लिखकर आ रहे हैं, उनको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए कोई डायग्राम नहीं यूज कर रहे हैं, तो फिर देर आर हाई चांसेस कि बाकी बच्चों के नंबर आने वाले हैं और आप सब कुछ लिखकर आएंगे बट हो सकता है आपको नंबर ना मिले। तो ये अगर प्रॉब्लम है तो वो इसी वजह से है कि आपका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा वीक है, तो इसका बहुत ध्यान दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एथिक्स। तो अभी तक हम बात कर रहे थे बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। अब हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज बिजनेस एथिक्स। चलिए शुरू करते हैं। तो जब बिजनेस एथिक्स की बात की जा रही है तो यह समझना जरूरी है कि एथिक्स है क्या। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो हमने बहुत सारी देख ली, बट व्हाट वी एक्चुअली मीन बाय बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स एक एक ब्रिज है, एक लिंकेज है बिटवीन द इंडिविजुअल गुड एंड द सोसाइटीज गुड। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आके ऑर्गेनाइजेशन को ये चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि क्या उनके लिए सिर्फ प्रॉफिट कमाना, रेवेन्यूज को बढ़ाना, ग्रोथ करना, एक्सपैंड करना, क्या उनका सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव है, या फिर क्योंकि दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द सोसाइटी, दे आर ऑल्सो कमिंग अप फ्रॉम द दे आर द आउटकम ऑफ द सोसाइटी, सो क्या उनका ये ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए कि सोसाइटी का भी भला होना चाहिए,
सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। सो बिजनेस एथिक्स वो लिंकेज है बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स विथ द वैल्यूज एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ द सोसाइटी। कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम देखें कि क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो एथिक्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रोल प्ले करते हैं। सो पहला है कि बी ट्रस्टवर्दी। एनी ऑर्गेनाइजेशन विच इज ट्रस्टवर्दी will automatically gets a position, a good position, or we can say it gets into the good books of the society। वो अच्छा कर रहे हैं, वो बहुत प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हो सकता है उनके रेवेन्यूज बहुत हाई ना हो, उनके प्रोडक्ट्स बहुत हाई क्वालिटी के ना हो, बट अगर वो ट्रस्ट वर्दी हैं, सो जाहिर सी बात है इन द लॉन्ग रन द सोसाइटी इज गोइंग टू गिव देम वैल्यू, और वो जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं उनको उनके बिजनेस में काफी बेनिफिट देती है। सेकंड, अगर हम इंडियन सोसाइटी की ही एथिक्स की बात करें तो देर आर फ्यू थिंग्स जो कि इनहेरिटेड हैं इंडियन सोसाइटी में, कल्चर में। अगर हम उन्हीं की बात करें तो हम बीइंग अ सोसाइटी हमें सिखाया जाता है कि आपको सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उनके साथ आपको ट्रस्टवर्दी रहना चाहिए, यू शुड रिस्पेक्ट अदर्स एंड यू शुड हैव योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आनी चाहिए, आपको फेयर होना चाहिए डीलिंग्स करने में, आपको दूसरों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट कि यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन योर इंडिविजुअल डेवलपमेंट ग्रोथ और योर इंडिविजुअल गुड, बट आपको दूसरों का भी भला देखना है, आपको ऐसे कोई काम नहीं करना है। ये हमें सोसाइटी सिखाती है, आई गेस आप सबको ये पता ही है, ठीक है। एंड साथ ही साथ हमें ये भी सिखाया जाता है कि हमें एक बहुत अच्छा सिटीजन होना चाहिए, और हमें जितने भी सिविल लॉज हैं, रूल्स हैं और हमारी ड्यूटीज हैं उनको पूरा करना चाहिए। सो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी यही पैरामीटर्स होने चाहिए व्हेन दे आर डिसाइडिंग देयर एथिक्स। सो कुछ एग्जांपल्स हैं बिजनेस एथिक्स के जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो सकते हैं, which we can define as the moral principles for that organization। Now the ethics are not something which has been गवर्नड बाय लॉ। इसका बहुत ध्यान रखें। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज समथिंग विच यू आर बाउंड टू डू। इफ यू आर नॉट डूइंग इट, you can be penalized or you can be outthrown by the society। बट जब हम एथिक्स की बात करते हैं तो एथिक्स इज समथिंग, दोज इनविजिबल रूल्स, इनविजिबल लॉज जो कहीं लिखे नहीं है, बट बाय डिफॉल्ट क्योंकि सोसाइटी उसी पैरामीटर पे चल रही है, सोसाइटी में वो चीज फॉलो हो रही है, तो हम भी उसे फॉलो करने लग जाते हैं। जैसे अगर हम इंडियन कंपनीज की बात करें तो इंडियन कंपनीज के अंदर बिजनेस एथिक्स क्या हो सकते हैं? बिजनेस एथिक्स हो सकते हैं कि दे शुड रिस्पेक्ट देयर एम्प्लॉइज, दे शुड नॉट, टॉकिंग अबाउट द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडिया, और जिस तरीके से हमारे यहाँ पर जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन है, रिलीजियस डाइवर्सिफिकेशन है, तो जब हम किसी इंडियन कंपनी के कल्चर की बात करते हैं तो वहां पर बिजनेस एथिक कैन बी कि दे विल नेवर डिस्क्रिमिनेट एनी एम्प्लॉय ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि हमारी सोसाइटी नहीं करती है। बट इफ योर कंपनी इज डूइंग दैट, इट मीन्स यू आर नॉट अबाइडिंग बाय द एथिक्स ऑफ द सोसाइटी। वन मोर एग्जाम्पल कैन बी कि इंडियन सोसाइटी में हम एल्डर्स को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। नाउ इट डजेंट मैटर्स कि आप किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे हैं और आपकी एक पर्टिकुलर एज है, और आपसे नीचे की पोजीशन पे कोई एल्डरली पर्सन है और उसकी कोई रैंडम एज है, बट वो आपसे एल्डर है। तो बिजनेस एथिक्स ये भी बोलता है कि व्हेन यू आर टॉकिंग टू दोज एम्प्लॉइज हु आर नॉट सीनियर्स बट एक्चुअली दे आर एल्डर्स टू यू, you should respect them। Now, that respect should not come by seeing the post of the person. This is the value which we have inherited, which we have developed from the Indian society। और कुछ एग्जांपल्स अगर मैं इसकी बताना चाहूं तो ये हो सकता है कि आप कस्टमर से फेयर प्राइसेस चार्ज करें, आप फेयर वेट्स एंड मेजरमेंट करें कमोडिटीज का, क्योंकि हम इंडियंस बहुत भोले भाले लोग हैं, हमारी हिस्ट्री बहुत सिंपल है, हम इंडियंस को बहुत सीधा माना जाता है, बहुत क्लियर लोग हैं, बहुत ज्यादा मैनिपुलेट नहीं करना जानते हम लोग। सो ये सब हमारी सोसाइटी से आया है कि हम बाय डिफॉल्ट सामने वाले पे ट्रस्ट करते हैं। तो अगर आपका बिजनेस है और आप इंडियंस के साथ डील कर रहे हैं, सो इंडियन कस्टमर विल ऑलवेज एक्सपेक्ट दैट यू आर चार्जिंग अ फेयर प्राइस। ही विल ऑलवेज एक्सपेक्ट दैट यू विल बी, वट एवर यू आर कमिटिंग टू देम, you will be fulfilling all those commitments, you'll be treating the workers fairly, you will be earning reasonable profits। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंडियन हिस्ट्री ने हमें सिखाई है, इंडियन कल्चर ने हमें सिखाया है, इंडियन सोसाइटी ने हमें सिखाई है। सो दीज कैन बी द पैरामीटर्स
taking them as consideration as the pillars, any corporate entity working inside the country can draw their business ethics. There are some of the elements which will decide that uh, do you have the business ethics or not. तो वो एलिमेंट्स अगर नहीं हुए तो आपकी कंपनी में बिजनेस एथिक्स नहीं हो सकते. वो एलिमेंट्स क्या है, वो कोर एलिमेंट्स क्या है, अगर हम उनकी बात करें. सो फर्स्ट वी हैव द टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट. टॉप मैनेजमेंट, जैसे कि हम सभी जानते हैं, टॉप मैनेजमेंट का मतलब है वो लोग जो कंपनी के सबसे हाईएस्ट लेवल पे हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं या जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं. अगर इनका इनका ओरिएंटेशन नहीं है, ये लोग कमिटेड नहीं है कि भाई कंपनी में एथिकल बिजनेस होना चाहिए, कंपनी के अंदर एथिक्स फॉलो होने चाहिए, हमें ये एथिकली अगर कुछ गलत लगता है, ऑल दो उसमें हमें कितना भी प्रॉफिट हो रहा है बट हम वो नहीं करेंगे. सो जब तक ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का कमिटमेंट नहीं होगा, द कंपनी कैन नॉट फॉलो द बिजनेस एथिक्स. सो देर आर एन नंबर ऑफ कंपनीज जिन्होंने ह्यूज प्रॉफिट, ह्यूज अपॉर्चुनिटीज को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो बिजनेस एथिक्स के खिलाफ थी, वो इंडियन सोसाइटी के खिलाफ थी. सो कई बार, अब फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है, यू आर अ कंपनी विच इज मेकिंग स्पाइसेस लेट्स से, एंड इंडिया में अगर हम क्विजीन्स की बात करते हैं या ईटेबल्स की बात करते हैं, फूड की बात करते हैं, सो इंडिया इज अ कंट्री वेयर वी वर्शिप काउ फॉर एग्जाम्पल, or there are religions which actually boycott some of the things, or they don't like those food, and your company is intentionally involving that food into the spices without even telling the society that they are doing it. For example, they're using the animal fat, for example, just an example, and the people of India are vegetarian, let's say, and they don't want to eat anything which is coming from the animals or animal fats or something like that. So now here, because that thing is cheaper to produce, animal fat is cheaper as compared to vegetable fats, and that is why you're using it, because you want to earn profits high, your costings are getting low by using that animal fat. But here you are breaking the code of the society, that is Indians don't like to eat such things, and you're not even telling them. It means your top level management is against the values of the society. So at times the top level management has to draw the line where they have to decide whether we should follow the business ethics or we should only look for the profits. If you will only start looking for the profits, it can give you benefits for a few years, but in the long run, your image inside the society will develop in such a manner that you are a company which only looks for the profits, and gradually the society will start uh, taking out their cooperations from you, or taking back the support system from you. People will start hating your company, people will start hating your products. So this is the first element. Publication of a code. So we have seen that there are some companies which actually write the business ethics as a code of conduct. They abide by these codes, and whenever they hire any employee, they say that these are the code of conduct for you. So if you have a code of conduct, or you have a written code for that particular business ethics, that will make it more effective, and it will become a law. So the point says, in order to follow the business ethics, make it a code also. That means make it a proper law for all the employees that they cannot break the code. So by default, the organizational environment will be like they will be automatically following the ethics. For example, the codes can be we will be adhering to all the laws of the country, will not go against the laws of the country. We will always work for the product safety and quality. The health and the safety of the workplace should be there. Publishing a code of fairness in selling and marketing practices. So if we have written a code properly, into documented these codes, and we as a top level organization or a top level employee, we say that the company has these codes and everyone has to follow these codes. So by default, there will be a culture of following the business ethics.
Third, establishment of a compliance mechanism. That means at times there can be situations where the people will disobey the law, will go against the business ethics of the company also. So here the management should have a proper compliance mechanism also. That means there should be a support system which is there to help the employees. Whosoever is breaking the code should get penalized or should get the proper punishment. So this will make sure that every person in the company is abiding by the business codes or the business ethics. For examples, paying attention to the values and the ethics in recruiting the and hiring the employees. Yes, we should have a proper mechanisms. We should have a proper system where, according to the manual operations of the company or according to the standard operating procedures, we should inbuilt those values and ethics inside those standard operating procedures. So we should play a ethical game while hiring the employees. We should emphasize on the ethics while doing training and doing workshops with the employees. We should have a proper auditing of whether that department has followed the business ethics or not. And last, we should also have a communication system to help employees in order if anyone is behaving unethically. So it can be a senior, it can be a junior employee, but for all, we should have a grievance support system or a complaint support system. Wherever any employee is breaking the code or going against those business ethics, we should be able to remove that problem or resolve that issue. क्योंकि अगर आपने बिजनेस एथिक्स सिर्फ पेपर में लिख दिए हैं और अपने एम्प्लॉयज के लिए लॉस बना दिए हैं, बट जो भी उसको ब्रेक कर रहा है आप उसके लिए ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो फिर लोग धीरे धीरे उस कोड के बाहर आ जाएंगे एंड पीपल विल स्टार्ट डिस ओबेइंग द बिजनेस एथिक्स. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आपको आपने पेपर में लिख दिया है या आपने कोई लॉ बना दिया है, बट अगर उसको कोई ब्रेक कर रहा है तो आप उसके ऊपर कोई एक्शंस नहीं ले रहे हैं. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट टेकिंग एक्शंस, इट मीन्स वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का एम्प्लॉय हो या वो बॉटम लेवल का हो, अगर उसने एथिकली कुछ गलत काम किया है तो देन द कंपनी हैज टू टेक द एक्शन अगेंस्ट हिम. Involving employees at all levels, yes, it is also very important. Whenever we want to implement the business ethics into the policies and we want to have an ethical business entity, we want to make our business as an ethical business entity, we have to run programs, we have to run workshops where we have to make understand to all the employees that this is something which is very important and we cannot compromise on these business ethics. So आपको इस तरीके से एम्प्लॉयज को सिखाना पड़ेगा, ऐसा कल्चर डेवलप करना पड़ेगा कि सारे के सारे एम्प्लॉयज उन सारी पॉलिसीज को उतने ही सीरियसली लें जितने वो अपने टारगेट्स को ले रहे हैं, जितने वो अपने वर्कशॉप्स में जाते हैं, जितना उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, जितना उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन में अपनी इंक्रीमेंट इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट उनके लिए बिजनेस एथिक्स को फॉलो करना होना चाहिए. तो अगर आपने ऐसा एनवायरमेंट नहीं बनाया, आपने एम्प्लॉयज को ये फीलिंग नहीं दी कि दैट वी आर अ कंपनी विच इज एक्चुअली सीरियस इन फॉलोइंग दीज एथिक्स, हम इस तरीके का कोई भी एथिकल बिहेवियर अनएथिकल बिहेवियर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और वो चाहे कितना भी लेवल का कितना भी हाई लेवल का एम्प्लॉय हो, अगर उसने कोई अनएथिकल बिहेवियर किया है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा. तो इस तरीके से अगर आपने सारे एम्प्लॉयज को मिला लिया, सारे लेवल्स पे आपने वो फीलिंग्स को फ्लोट कर दिया, सो बाय डिफॉल्ट द कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन विल स्टार्ट फॉलोइंग द बिजनेस एथिक्स. एंड लास्ट, मेजरिंग द रिजल्ट्स. यस, जब हमने ये वैल्यूज बनाई, हमने प्रिंसिपल्स बनाए, तो हमें उसको टाइमली मेजर भी करना चाहिए कि क्या हमने जो स्टैंडर्ड्स बनाए थे एम्प्लॉयज के लिए, जो हमने एथिकल स्टैंडर्ड्स बनाए थे, क्या हमने उन्हें फॉलो किया, हम किस डिग्री तक उन्हें फॉलो कर पाए, कब कब हमने बिजनेस को प्रेफरेंस दी और एथिक्स को साइड कर दिया, इन दोनों के बीच में कितना डेविएशन था, क्या डेविएशन इतना ज्यादा था कि हम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की तरफ जाने लगे और हमने एथिक्स को जो है वो हटा ही दिया है, क्या हमारी कंपनी एथिक्स सिर्फ पेपर पे रह गई एथिकली, बट हम एनी अनएथिकल काम के अंदर बहुत आगे जा चुके हैं और हमारे एम्प्लॉय में ऐसा कल्चर आ चुका है कि वो अब एथिक्स को फॉलो ही नहीं करते हैं. तो ये टाइमली मेजरमेंट होना भी जरूरी है, काइंड ऑफ ऑडिटिंग होना जरूरी है, ताकि जब भी कंपनी डेविएट हो अपने बिजनेस एथिक्स से और वो इस तरीके के कल्चर की तरफ जाने लगे कि उनके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एथिक्स के ऊपर ध्यान ना दें, वहां से कंपनी का डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा. और अगर इस चीज को टॉप लेवल मैनेजमेंट ने कंट्रोल नहीं किया, सो अगेन इन द लॉन्ग रन द कंपनी इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव. सो दीज आर द कोर एलिमेंट्स विच मेक इंश्योर दैट द बिजनेस एथिक्स आर देयर इनटू द ऑर्गेनाइजेशन. तो अगर आपके पास ये 5 एलिमेंट्स हैं तो आपकी कंपनी एथिकली बहुत अच्छा करेगी और ऐसा कभी नहीं होगा कि आपकी कंपनी पे कोई अनएथिकल बिहेवियर का
क्लेम कर सकता है, एलिगेशन लगा सकता है। एंड वी हैव सीन मेनी ऑफ द कंपनीज जो एक्चुअली इस कोड को अबाइड करती हैं, आज भी एथिकली काम कर रही हैं और वो बहुत अच्छा कर रही हैं, और जो उन्होंने अपने विजन में लिखा था, जो उनके बिजनेस एथिक्स हैं, वो उनको बहुत वैल्यू देती हैं और उनमें 100% इंप्लीमेंट भी करती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 6। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। बहुत ज्यादा कंटेंट वाइज डेप्थ में नहीं है ये चैप्टर, बट अगर आप इसको एक बार रीड करेंगे तो आपको काफी हद तक एनवायरमेंटल साइंस जो आपने शायद छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, तो आपको याद से आएगा मॉरल बिहेवियर क्या होता है। ये सारी बातों के ऊपर ये चैप्टर बात करता है, क्योंकि अगेन हम बिजनेस एंटिटी को हमेशा एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं, और जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ प्रॉफिट 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 आता है। तो ये चैप्टर सिखाता है कि नहीं, प्रॉफिट के साथ साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बिजनेस एथिक्स भी अटैच्ड हैं। और अगर आप इनकी पावर को समझ गए कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिजनेस एथिक्स वाली कंपनीज अगर इनको फॉलो करने लग जाएं, तो उनका प्रॉफिट भी बाय डिफॉल्ट ग्रो करेगा, बढ़ेगा। और ये ऑलरेडी जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ऑल्दो दिखाती नहीं है पर वो एथिकली बहुत स्ट्रांग हैं, तभी आज वो ब्रांड बन के खड़ी हैं हमारे सामने। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अगेन, एज आई ऑलवेज से इन ईच ऑफ द क्लासेस कि प्लीज इस चैप्टर को एक बार पूरा रीड करिएगा, ठीक है। अगर आपने चैप्टर रीड नहीं किया, आपने सिर्फ इसे सुना है, घर पे एक बार रिवाइज नहीं किया, रीड नहीं किया, यहाँ पे जो नोट्स दिए गए हैं आपने उनको नहीं पढ़ा, और देखो, रीड करने का मतलब ये भी है कि यू नीड टू टेस्ट योरसेल्फ। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, आपकी बुक्स में दिए हुए हैं, राइट द आंसर्स टू देम। इफ यू आर एबल टू राइट द आंसर, दैट मीन्स यू नो द चैप्टर। क्योंकि चैप्टर पढ़ने से ये एनालाइज नहीं हो सकता कि आपको ये चैप्टर आता है। सो मेक श्योर कि आप जो भी बिजनेस स्टडीज का चैप्टर पढ़ते हैं, एक बार उसके पीछे के क्वेश्चन आंसर्स खुद से करके देखें। अगर आपसे वो बन रहा है, मतलब आपको चैप्टर आता है। अगर आपसे वो नहीं बन रहा है, इट मीन्स समथिंग इज मिसिंग, some areas are in dark, you need to again go back to the chapter। चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है। इस सेशन में हम यहाँ पे इस चैप्टर को खत्म करते हैं। अगली क्लास में आई विल बी कमिंग अप विद अनदर चैप्टर, दैट इज सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ योर बिजनेस स्टडीज, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे और उसका वेटेज भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इस चैप्टर को एक बार और पढ़ लीजिएगा और नेक्स्ट क्लास का वेट करिए। पढ़ते हैं हम फिर नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 7। बाय बाय, टेक केयर।